नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने इस चैनल मानव जीवन धर्म विज्ञान और नैतिकता में आप लोग का पुनः स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है यह किसी को बताने की विशेष आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन किंतु फिर भी मैं संक्षेप में उसका वर्णन कर देता हूं। जो हमें यह दिन प्रतिदिन गर्मी का एहसास होता है, बारिश में जो अनियमितता हो जा रही है हर वर्ष, कभी बारिश पहले आ जा रही मानसून से, कभी बारिश बाद में आ जा रही है, कोई भी उसमें नियमितता नहीं है। अथवा जो हमारी जलाशय में जो सागर तल में हर साल वृद्धि हो जा रही है, यही सब ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम हैं। यह तो कुछ भी नहीं है। आगे आने वाले सालों में 2050 तक ऐसा अनुमान है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत से जगहों से बारिश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, या बारिश होगी भी तो ज़्यादा थोड़ी बहुत हो जाया करेगी, किंतु उसका बहुत विस्तार नहीं होगा। जैसे पहले हम देखते थे कि बारिश होती इतने सेंटीमीटर से हो रही है, हफ्ते भर से हो रही है, ऐसा कुछ अब देखने को आगे चल के शायद ना मिले। इसके लिए पूर्ण रूप से ग्लोबल वार्मिंग, या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि उसकी गलती काफ़ी हद तक हम मनुष्यों पर निर्भर है, क्योंकि जिस तरीके से हम विकास के नाम पे इंडस्ट्रीज़ बिठाते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, एसीज़, रेफ्रिजरेटर्स आदि ऐसे इक्विपमेंट्स, उपकरणों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की एमिशन होता रहता है, तो इसके पूर्ण रूप से जिम्मेवार हम हैं। किंतु फिर भी अगर टेक्निकली वे में कहा जाए या साइंटिफिकली वे में कहा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेवार दो परिस्थितियां हैं, दो कारण हैं, जिसमें एक तो ओजोन परत का छेद है जो हर साल बढ़ता जा रहा है। दूसरा एक कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसों के कारण है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? जैसे कार्बन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब इसमें जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। होता क्या है कि सूर्य की किरणें जब सूर्य से चल के विश्व के वायुमंडल के अंदर आती हैं, तो विश्व का वायुमंडल के चारों ओर एक बहुत सी गैसों का एक परत होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। तो जिस समय सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती हैं, उस समय उनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है और भेदन क्षमता अधिक होती है, जिस वजह से वह कार्बन डाइऑक्साइड की परत को भेद कर हिंदुस्तान, या हिंदुस्तान नहीं तो अगर विश्व के तक पहुंच जाती है। तो अब ये पहुंच तो जाती है, फिर पहुंच के ये जो हमारी जब भूमि पे आती हैं तो भूमि को ऊर्जा देती है, ऊष्मा देती हैं। इसके बाद वो वापस परावर्तित हो जाती हैं। किंतु जब वो परावर्तित होती हैं तो उनकी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है और भेदन क्षमता कम हो जाती है, अर्थात उसके विपरीत हो जाता है। जिस तरफ से वो सूर्य से चलती हैं तो तरंग दैर्ध्य कम रहती है, भेदन क्षमता अधिक होती है। अभी जब यहाँ से वो परावर्तित होती हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, भेदन क्षमता कम हो जाती है, जिस वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड की परत को भेद नहीं पाती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि हमारे देश में, विश्व में इसका घनत्व हर साल प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो आगे आने वाले सालों में यह जो ऊष्मा है, यह गर्मी है, यह और बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य की बहुत सी किरणों का जो परावर्तन होना है वो रुक जाया करेगा, वो इसी वायुमंडल में रह जाएंगी। एक वजह यह है। अब इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान ये जो 4-5 ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनमें सबसे ज़्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है, जो कि 60% से अभी अधिक है। और फिर मीथेन है जो 15 से 28% है। यानी हम संक्षेप में कहें तो ग्लोबल वार्मिंग में अगर दो गैसों के नाम लेने हों तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, जो कि कंबाइंड रूप में 80% तक इसकी जिम्मेवार हैं। अब आइए बात करते हैं दूसरे कारण पे। जो ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा कारण है वो है ओजोन परत की छेद। इसमें भी यही कारण है कि जो हम इंडस्ट्रीज़ लगाते जा रहे हैं उससे तरह तरह की गैसें इमिट हो रही हैं, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। और उसके बाद हम जो पेड़ हैं, अपने जो पेड़ पौधे हैं, उनको विकास के नाम पे, रोड के निर्माण के नाम पे, इंडस्ट्रीज़ के निर्माण के नाम पे, जो सोसाइटीज़ के निर्माण के नाम पे हम काटते जा रहे हैं, तो उससे पेड़ पौधे ओजोन की परत को की जो छेद है उसको कम करते हैं। उनसे ऐसी गैसें निकलती हैं जो कि इनके अगेंस्ट में काम करती हैं, ग्रीन हाउस गैसों की। तो चूँकि पेड़ पौधे प्रतिवर्ष कम होते जा रहे हैं, उनकी जो डेंसिटी है वो विश्व से कम होती जा रही है, तो इस प्रकार ऐसे गैसों का भी एमिशन कम हो जा रहा है जो ग्रीन हाउस गैसों से टक्कर ले सकें। तो इस वजह से ओजोन की छेद भी बढ़ती जा रही है। और इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि हम अपने घरों में
जो थोड़ा भी समृद्ध घर है, थोड़े भी समृद्ध परिवार हैं, उनके एक एक घरों में 3-3 4-4 एयर कंडीशनर हैं, 2-2 3-3 फ्रिजेज़ हैं। तो इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन काफ़ी मात्रा में एमिट होता है, जिस वजह से भी ओजोन का जो छेद है वो बढ़ता जा रहा है। तो यह 2 वजह हो गई। और 130 साल तक ये रहती है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनकी जो आयु है वायुमंडल में वो करीब करीब 130 वर्ष तक है। अर्थात अगर एक बार इनका एमिशन हो गया तो वायुमंडल में तकरीबन 130 वर्ष तक रहेंगी। तो जब तक उन गैसों का जो उत्पादन हो चुका है वो समाप्त होंगी, अर्थात 130 वर्ष तक पता नहीं कितनी डेंसिटी की हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम एमिट अपने इक्विपमेंट्स के थ्रू करवा देंगे, जिनसे उनकी फिर से आपूर्ति हो जाए करेगी और ओजोन परत की छेद ऐसे ही बढ़ती जाएगी। कोई तरीका और नहीं है जिससे कि इसकी छेद को कम किया सके, सिवाय इसके कि हम पेड़ पौधे लगाएं और इस तरह की गैसों का उत्पादन नियंत्रण में करें। यदि बंद करें तो अच्छा है, अगर बंद नहीं भी कर सकें तो कम से कम अपनी प्रगति को सीमित कर दें, क्योंकि प्रगति की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जिससे कि व्यक्ति या जो मानव हैं उनके अस्तित्व पे खतरा हो जाए। अगर यह विश्व ही नहीं रहेगा, अगर देश ही नहीं रहेगा, हम ही नहीं रहेंगे, पशु पक्षी, कृषि, जलाशय कुछ नहीं रहेगा, तो ऐसी प्रगति, ऐसी बिल्डिंग, ऐसी इंडस्ट्रीज़ का क्या फ़ायदा, उसको कौन भोगेगा। तो इस वजह से यह जान लेने योग्य चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है। तो अभी जितनी बातें हमने की उसमें ग्लोबल वार्मिंग के 2 मुख्य कारण सामने आए हैं। एक तो ग्रीन हाउस गैसों की वजह से और दूसरा ओजोन परत जो है उसकी छेद की बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व में एक बड़ा मसला है, एक बड़ा कष्ट का विषय है, जिस पे हम सबको और बाकी बुद्धिजीवियों, बाकी जो देश के विशिष्ट जन हैं और जो वैज्ञानिक हैं उनको आपस में इनकी चर्चा करनी चाहिए। इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, उपाय हो सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ऐसी किस तरह की इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किया जा सके जिससे इस तरह की गैसों का एमिशन ना हो या कम हो, ऐसी कौन सी गाड़ियाँ बनाई जाए जिससे इसमें डीजल और पेट्रोल की जगह किसी और ईंधन का इस्तेमाल किया जा सके। तो इस तरह के विचार यह मुख्यतः हमारे पूरे विश्व के वैज्ञानिकों का काम है, उन्हें करना चाहिए। अब कुछ स्टैट्स हैं, कुछ डाटा हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त किए हैं, पढ़े हैं, कि 2050 तक जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उससे भारतीय बहुत से उपमहाद्वीप में वर्षा की संभावना ही समाप्त हो जाएंगी। अर्थात वर्षा होगी नहीं, यदि यदा कदा कहीं होगी तो बहुत कम मात्रा में होगी, उसको बताया नहीं जा सकता कि हाँ भाई यहाँ वर्षा हुई। दूसरी बात है कि जॉर्ज गुडवेल हैं, उनका यह अनुमान है कि 2050 तक भारत में वर्षा कृषि की बहुत समस्याएं हो जाएंगी, जिसमें अगर अभी से कोई निषेध, अभी से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं करेगी जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके, तो ऐसी आपदा, ऐसी दिक्कतें 2050 तक निश्चित है कि होंगी ही। और 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण समुद्र के जल में विकास होगा, वृद्धि होगी, गर्मी दिन पर दिन बढ़ेगी और जो ppm है, जो CO2 का सांद्रण है, घनत्व है, वो भी बढ़ता जाएगा, जिसको हम ppm से नापते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब हमारे वातावरण में CO2 का सांद्रण घनत्व कितना है और गैसों के कंपैरिजन में उसको हम ppm से नापते हैं, वह हर 10 से 15 साल में बढ़ता जाएगा और इतना बढ़ेगा कि एक समय यह तबाही का कारण हो जाएगा। जो हमारे यहाँ समुद्र जल से बढ़ने के कारण जो समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं उनमें सुनामी कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, वो जल से डूब जाएंगे, कृषि में दिक्कतें होंगी, जलाशय सूख जाएंगे, बरसात नहीं होगी, जो पशु पक्षी हैं जो एक सामान्य टेम्परेचर में रहने वाले हैं वो विलुप्त प्राय हो जाएंगे, तेजाबी बारिश का सीन बनेगा, जिससे मनुष्यों को भी तरह तरह की परेशानियों, हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब कारण हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ा कष्ट का विषय ये है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भी हिमनद है, भारतीय जो हिम नदियाँ हैं, वहाँ पे जो नदियाँ जो जहाँ शुरू हो रही हैं उनमें 10 से 15 मीटर का संकुचन प्रतिवर्ष हो रहा है। यह तो हो रहा है, और उससे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जो गंगोत्री है, जहाँ से हमारी गंगा माँ का उद्गम होता है, वह तो
23 मीटर प्रतिवर्ष संकुचित हो रही हैं तकरीबन। अर्थात अगर हम सीधे शब्दों में ये कहें कि आने वाले 25 से 50 वर्ष में संभवतः गंगा जी का अस्तित्व ही खतरे में है, तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। तो यह ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा दुष्परिणाम हमारे भारत देश पे है। इसके अलावा ऐसे तो पूरे विश्व में अगर दुष्परिणाम है तो ये केवल हमारे देश तक सीमित नहीं है, ये पूरे विश्व में होंगे। किंतु फिर भी तो अब इसमें क्या उपाय हो सकता है कि इसके दुष्परिणामों को सीमित किया जा सके। समाप्त करना तो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरह से हम प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे डेली नीड्स के जो गैजेट्स हैं, जिस तरह हमें जो चाहिए अपने विलासिता के लिए कि भाई हमें अगर अपने ऑफिस में बैठना है तो वहाँ एयर कंडीशन होना चाहिए, फिर घर आते तो वहाँ होना चाहिए। इवन अगर घर से ऑफिस जाते हैं या ऑफिस से घर आते हैं तो हम अपनी गाड़ियों में भी एयर कंडीशन चला के ही चलते हैं। तो इस विलासितापूर्ण जीवन में अगर हम ये सोचें कि कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेज ख़त्म हो जाएंगी तो ये तो संभव नहीं है, लेकिन इनको फिर भी नियंत्रित किया जा सकता है। अब इनको नियंत्रण में कौन कौन साधन करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला साधन तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जाए, और इसके लिए यह चीज़ किसी NGOs तक सीमित ना हो, कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम तक सीमित ना हो, बल्कि देश के हर नागरिक को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यदि पेड़ ना भी लगा सके तो कम से कम अपने घरों में कुछ पौधे ही लगा दे, जिससे कुछ ग्रीन हाउस गैसों का इफेक्ट कुछ तो कम हो। उसके अलावा जो हम गाड़ियों का यूज़ करें उसमें ईंधन डीजल या पेट्रोल के अलावा किसी और ईंधन का उपयोग करें। ऐसा डेवलपमेंट हो भारत में, विश्व में, जिसमें इन ईंधनों पर चलने वाली गाड़ियां बंद कर दी जाएं। तीसरे, हमें अपने विलासितापूर्ण जीवन पे भी कंट्रोल करना होगा ही। जो हम हर समय AC पे डिपेंडेंट रहते हैं, एयर कंडीशन पे या फ्रिज के पानी पे या फ्रिज की चीज़ों पे, वो हमें कम करनी होगी, सीमित करनी होगी, ताकि उनसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो इमिशन होता है वह कम से कम हो, जिससे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कम हो। ओजोन परत की छेद अगर बढ़े न तो कम से कम सीमित रहे, वहीं तक सीमित हो जाए, और हम पेड़ पौधे भी लगाएं जिससे कि जो छेद है ओजोन परत की वह और भी कम हो सके। अगर ऐसा उपाय हम भविष्य में कर सकते हैं, कर सकने में सक्षम होते हैं, तो ज़रूर 2050 तक का जो डेटा मौसम वैज्ञानिक या और वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं, जैसे बारिश नहीं होने का या समुद्र तल में वृद्धि होने का, ये सब पे हम नियंत्रण कर सकते हैं अगर ऐसा हो सके तो। उम्मीद करता हूँ आज की ग्लोबल वार्मिंग का चैनल पे जो हमने अपने चैनल पे जो ग्लोबल वार्मिंग की जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर ये चैनल, इसके कंटेंट आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि इसका कंटेंट समय पे आप तक आ जाए, तो कृपया हमसे जुड़े रहें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।